तो आइए आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर। हमारे टॉपिक का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत की पार्टीशन होती है, जो यूनिफाइड इंडिया हुआ करता था उसकी पार्टीशन होती है, उसको तीन अलग अलग देशों में बांट दिया जाता है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाता है जिसको हम बांग्लादेश भी कहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान बनाया जाता है जिसको आज का पाकिस्तान हम कहते हैं, और इंडिया तीसरा जो है वो देश यूनिफाइड इंडिया में से निकाला जाता है। पहले 1947 से पहले पूरा का पूरा भारत एक हुआ करता था, यूनिफाइड इंडिया हुआ करता था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इसमें से कार्व आउट कर दिया गया। बांग्लादेश जिसको हम कहते हैं उसको ईस्ट पाकिस्तान वो बनाया गया, और साथ ही साथ वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जो पार्टीशन हुई ये किस तरीके से हुई, इसके कॉजेस क्या थे, क्यों पार्टीशन हुई, उसके कारण क्या थे, और उसके बाद पार्टीशन होने के बाद पूरे के पूरे ह्यूमन राइट्स के ऊपर इसका नेगेटिव असर किस तरीके से पड़ा, किस तरीके से इस पार्टीशन ने लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, किस तरीके से अलग अलग लोगों के जो मानवाधिकार थे उनका उल्लंघन हुआ, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है हमारी पार्टीशन जो है वो कितनी पेनफुल रही है, कितनी डिजास्टर्स रही है। तो जो हमारी पार्टीशन थी उससे कई सारे लोगों के मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ, वायलेशन हुआ, तो वही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ। जब हिंदुस्तान की पार्टीशन होती है 1947 में, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट, पेनफुल और डिजास्टर्स इवेंट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। और 1947 में हमारी पार्टीशन होती है, मैंने आपको बताया, यूनिफाइड इंडिया में से पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को कार्व आउट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, काजेस क्या थे पार्टीशन के, क्यों हुई पार्टीशन भाई? सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉज इसका था टू नेशन थियरी। बेसिस माना जाता है पार्टीशन का, क्योंकि जो टू नेशन थियरी थी कि दो देश होने चाहिए, एक मुस्लिम्स के लिए और एक हिंदूज के लिए, मतलब ऐसा कहा जाता था। टू नेशन थ्योरी का ऐसा क्रक्स था। टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा टू नेशन थ्योरी दी गई थी। लेकिन उसके बाद इस थ्योरी को पूरे तरीके से स्ट्रेंथन या फिर पूरे तरीके से इस थ्योरी को आगे किसने लिया? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया। ये जो टू नेशन थ्योरी थी ये बेसिस रहा पूरी की पूरी पार्टीशन का। टू नेशन थ्योरी का ये कहना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश होने चाहिए, और जिसमें रिलीजियस एंगल को भी वो लोग जोड़ रहे थे। ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए। तो ये जो टू नेशन थ्योरी थी ये इसका बेसिस रहा। बार बार फिर ये मांगे उठ के आने लगी कि भारत को जो है वो यूनिफाइड इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कारण क्या था? एटीट्यूड ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना और साथ ही साथ मुस्लिम लीडर्स और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट। तो क्या होता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना का एटीट्यूड था, जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना फिर पूरे तरीके से इस टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने लगे, इस बात पे अड़ गए कि हमें अलग देश चाहिए जिसको पाकिस्तान कहा जाएगा। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना का एटीट्यूड था, मतलब कि पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना का माइंडसेट कुछ और था। पहले वो टू नेशन थ्योरी की या फिर दो देशों की बात नहीं कर रहे थे, पहले वो पूरा सेकुलर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान यूनिफाइड इंडिया होना चाहिए इसकी बात कर रहे थे। लेकिन बाद में जो जिन्ना का एटीट्यूड था वो चेंज हो गया, और जिन्ना बात पे अड़ जाते थे कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। उसके बाद और मुस्लिम लीडर्स थे, और कई सारे मुस्लिम लीडर्स थे जिनकी सेम डिमांड थी, और साथ ही साथ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट। हमेशा इस चीज को साइडलाइन किया जाता था, इस चीज को साइडलाइन किया जाता है कि हिंदुत्व जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इस चीज को साइडलाइन किया जाता है क्योंकि जिस तरीके से 1942 के आसपास, 30s के पास, 40s के पास हेट जो है वो बढ़ती जा रही थी, हेटरनेस बढ़ती जा रही थी, पोलराइजेशन हो रही थी समाज के अंदर। तो अगर कोई एक वर्ग ये कह रहा है कि हमें इस देश के साथ नहीं रहना है, तो उसके पीछे के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो उनके मतलब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसको मैं मानता हूं, लेकिन समाज के अंदर पोलराइजेशन होना, हिंदुत्व के जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो ये चाहते थे कि जो है वो हिंदुत्व कंट्री बननी चाहिए, इंडिया जो है हिंदू नेशन बनना चाहिए, तो एक तरह की हेटरनेस दोनों ग्रुपों के बीच बढ़ रही थी, पोलराइजेशन बढ़ रही थी, कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो रही थी। और कई सारे हिंदुत्व लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर वो शामिल नहीं हुए, कई सारी हिंड्रेंसेस लगाने की कोशिश की हमारी मूवमेंट के अंदर। तो इस तरीके से जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट थे, वो लोग जो एक्सट्रीम हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे थे, वो भी एक ये जो हेटर्डनेस थी देश के अंदर उसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट भी हेटर्डनेस को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और जब एक समाज के अंदर हेटर्डनेस फैल जाती है दो ग्रुपों के बीच, दो मजहबों के बीच, तो वहां पे फिर एक ही चारा बचता है कि
उस देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और एक देश जो है वो ए ग्रुप के लिए रखा जाए और दूसरा देश दूसरे ग्रुप के लिए रखा जाए। वो एक हमें हमारे पास जो है वो मौका या फिर मैं कहूं एक चारा बचता है, एक ही हमारे पास जो है ऑप्शन बचता है। तो ये जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट की हेटरनेस की पॉलिसीज थी, उसके बाद मुस्लिम जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी हेटरनेस की पॉलिसीज, जिस तरीके से समाज के अंदर वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे और समाज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था उन लोगों ने, जिसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि हम इस देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। उसके बाद यहां पे आता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये भी एक कारण था जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। आप देखते हैं कि 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। उन मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने हैं, मतलब कि जहां से मुस्लिम खड़ा होगा वहां से आप मुस्लिम को ही चुन सकते हो। तो उसके बाद एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी। उसके बाद 1919 में इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को और जो है एक्सपेंड किया गया, उसमें सिख्स को भी शामिल किया गया, एंग्लो इंडियंस को भी शामिल किया गया, क्रिश्चियंस को भी शामिल किया गया। तो जिस तरीके से वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर रहे थे और डिवाइड कर रहे थे हमारे समाज को मजहब के आधार के ऊपर, वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। 1905 में वो बंगाल की पार्टीशन कर देते हैं। बंगाल की पार्टीशन भी वो रिलीजियस बेसिस के ऊपर कर देते हैं। तो कई सारे ऐसे कारण थे जिस तरीके से समाज को, देश को, हमारे समाज को ब्रिटिशर्स दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहते थे, ताकि लोग धर्म के मसलों में उलझे रहें और वो रूल करते रहें। क्योंकि सबसे सिंपल तरीका होता है रूल करने का कि समाज को दो हिस्सों में बांट दो, एक दूसरे की लड़ाई लगवा दो और खुद रूल करो, ताकि यहां की जो यूनिटी है समाज की, जो हिंदुस्तान की लोगों के बीच की जो यूनिटी थी, जो भाईचारा था, उसको वो तोड़ सकें। जब भाईचारा टूट जाएगा तो वो अच्छे से राज कर पाएंगे। अगर भाईचारा बना रहेगा तो उनको मुश्किल होती राज करने में, रूल करने में। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। उसके बाद यहां पे हम देखते हैं मुस्लिम लीग हिंड्रेंसेस, वर्चुअल कॉन्फ्रंटेशन इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारी इंटरिम गवर्नमेंट 1947 से पहले की जो गवर्नमेंट थी, उसके अंदर कई सारे मुस्लिम लीग के लोग चुन के आए थे। मुस्लिम लीग में से भी कई सारे लोग चुन के आए थे। तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट को काम ही नहीं करना देते थे। कोई बिल पास करना है वो वॉकआउट कर देते थे। जैसे आज के आप असेंबली में देखते होंगे, पार्लियामेंट में देखते होंगे कि एमपीज वॉकआउट कर देते हैं, समर्थन ही नहीं करते हैं, भाग जाते हैं पार्लियामेंट से। इस तरीके से हिंड्रेंसेस वो क्रिएट कर रहे थे, रुकावटें लगा रहे थे पूरी गवर्नमेंट को काम करने के लिए। मुस्लिम लीग के लीडर किसी बिल को पास नहीं होने देते थे। कई सारी अड़चने वो पैदा कर रहे थे, जिससे कांग्रेस के पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि इस देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, इस देश को कार्व आउट कर दिया जाए और उसमें से पाकिस्तान को निकाल दिया जाए और हिंदुस्तान को अलग रखा जाए। ये कांग्रेस के पास ओनली ऑप्शन बचा था। हालांकि इस चीज के ऊपर काफी सारी डिबेट है। कोई कहता है कि गांधी जी ने पार्टीशन करवाई, कोई कहता है कि कांग्रेस ने पार्टीशन करवाई, कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने खुद पार्टीशन करवाई। ये कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं हिस्ट्री के अंदर। लेकिन असलियत बात यह है कि गांधी जी के पास, कांग्रेस के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि उनको पार्टीशन करनी ही पड़ती, क्योंकि जिस तरीके का माहौल समाज के अंदर क्रिएट हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं इट रिजल्टेड इनटू वाइड स्प्रेड राइट्स इन यूपी, बिहार, लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब। जिस तरीके से पार्टीशन की गई उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे दंगे होने लगे। ये जो इनकम्पैटिबिलिटी थी कि क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बनाना है, रिलीजियस बेसिस के ऊपर पार्टीशन करनी है, तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी थी दो नेशंस की, जिस तरीके से हमारी पार्टीशन होती है, फिर दंगे होने लगते हैं बिहार में, यूपी में, रावलपिंडी में, लाहौर में, पंजाब में। कई सारे गैंग रेप्स होते हैं, कई सारे वायलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और कारण इसका क्या था, क्रिस्प मिशन सेंट टू इंडिया 1942 में हिंदुस्तान में क्रिस्प मिशन भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उस क्रिस्प मिशन के अंदर क्या आता था, उन्होंने हमारे जो राज्य थे, जो हमारा पूरा का पूरा देश था, यूनिफाइड इंडिया था, उसकी जो डिफरेंट स्टेट्स थी, उनको ये मौका दे दिया, उनको ऑप्शन दे दिए कि वो हिंदुस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। इससे जो है वो जो टू नेशन थियरी थी इनकी मुस्लिम लीग की, इससे जो है जो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि पाकिस्तान अलग देश होना चाहिए, वो हमें लेजिटिमाइज होती हुई दिखी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि आप चाहो तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हो और साथ ही साथ चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो ये जो पाकिस्तान के साथ जुड़ना या फिर पाकिस्तान एक अलग देश हो सकता है, इस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, लेजिटिमाइज कर दिया। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उनकी डिमांड जो थी और स्ट्रेंथन होने लगी। उनको एक क्लू मिल गया कि अब ब्रिटिशर्स ने भी कह दिया है। उसके बाद हम देखते हैं फाइनल ब्लो कब आता है, माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 में। 1947 में 3 जून माउंटबेटन प्लान आता है, जिसमें हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की यूनिफाइड इंडिया की पार्टीशन कर दी जाती है 3 हिस्सों में, इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान जिसको हम प्रेजेंट पाकिस्तान भी कहते हैं, और उसी के साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी कहते हैं, क्योंकि 1971 के आसपास इसको बांग्लादेश बना दिया गया। तो इस तरीके से यूनिफाइड इंडिया की 3 हिस्सों में पार्टीशन हो जाती है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है पूरे के पूरे इंडिया को, जिसमें इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना दिए जाते हैं। तो ये हमारे कारण थे पार्टीशन होने के। अब इसके क्या प्रभाव पड़े, किस तरीके से वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की इस पार्टीशन की वजह से। हिंदुस्तान की जब फिर यूनिफाइड इंडिया की जब पार्टीशन हुई तो किस तरीके से अलग अलग मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की पूरे तरीके से उल्लंघना हुई, वायलेशन हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइड स्प्रेड राइट्स हुए पूरे देश भर में। पूरे देश भर में दंगे हो रहे थे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर दंगे हो रहे थे, और वहां पे हमें देखने को मिलता है, प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि 20 मिलियन से ज्यादा लोग जो थे वो बुरे तरीके से अफेक्ट हुए इस पार्टीशन से। 20 मिलियन से ज्यादा लोग, 20 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, तो 20 मिलियन से ज्यादा लोग जो थे वो इससे अफेक्ट हुए। 20 मिलियन पता ना आपको, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो थे वो इस पार्टीशन से अफेक्ट हुए। नेगेटिव असर पड़ा उनके ऊपर, इस पार्टीशन का जो है वो बुरा प्रभाव पड़ा, पार्टीशन से वो लोग अफेक्ट हुए। और अराउंड 2 लाख से लेके 1 मिलियन, मतलब कि 2 लाख से लेके 10 लाख लोग जो थे वो मार दिए गए। 2 लाख से लेके 10 लाख के बीच लोग मार दिए गए, मर गए इस पार्टीशन की वजह से। इस पार्टीशन की वजह से 2 लाख से 10 लाख के करीब लोग जो थे वो मार दिए गए, एंड मैनी इंजर्ड, और कई सारे लोग, इनॉमरस अमाउंट में जो लोग थे वो इंजर हुए, जख्मी हुए। तो ये एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास नहीं है लेकिन इससे ज्यादा ही हो सकता है, मतलब कि 2 लाख से 10 लाख के बीच में लोग जो थे वो मारे गए। उसके बाद हैड लीव होम्स एंड प्रॉपर्टीज, रेफ्यूजी बन गए वो लोग। इन लोगों को जो पार्टीशन की वजह से जिन लोगों के ऊपर असर पड़ा था उनको अपने घर छोड़ने पड़े, उनको अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी, भागना पड़ा उन लोगों को। जो बॉर्डर के एरियाज थे या फिर जहां पे ज्यादा दंगे हो रहे थे वहां से लोगों को भगा दिया गया, लोगों को अपनी फैमिलीज लेके भागना पड़ा, अपने घर छोड़ने पड़े, पैसे छोड़ने पड़े, सोना छोड़ना पड़ा, सारा का सारा प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी और लोगों को भागना पड़ा, और वो लोग बाद में रेफ्यूजी बन गए। और रेफ्यूजी आज भी आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली के एरिया में, कहीं पे फ्लाईओवर के नीचे हैं वो लोग। तो ये लोग जो थे बुरे तरीके से अफेक्ट हुए और आज तक इन लोगों को मतलब कि इसका दंड मिल रहा है। आज तक ये लोग जो हैं वो इतने तरीके से उनकी वायलेशन हुई है, उनके राइट्स की वायलेशन हुई है कि आज तक वो लोग इस चीज को भुगत रहे हैं, पार्टीशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको झेल रहे हैं। तो जो रेफ्यूजीज थी इनके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा, इन लोगों को वहां से भागना पड़ा और अलग अलग जगह पे मतलब कि जाना पड़ा, अलग अलग जगह पे इन लोगों को रहना पड़ा, मतलब कि प्रॉपर इनके पास कैंप्स या फिर शेल्टर्स भी नहीं है रहने के लिए। उसके बाद एस्टीमेट लगाया जाता है कि 14 अगस्त 1947 तक अराउंड 2 मिलियन हिंदूज एंड सिख्स वर मूव टू वेस्ट पाकिस्तान। ये कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 तक 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग जो थे वो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां से वेस्ट पाकिस्तान में चले गए। ईस्ट पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तानी, ईस्ट पंजाब इंडिया का पार्ट था और वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था। तो ईस्ट पंजाब से, इंडिया से जो वेस्ट पंजाब था पाकिस्तान में 2 मिलियन 20 लाख के आसपास लोग चले गए और 21 लाख के आसपास लोग जो थे वो वेस्ट पंजाब से, पाकिस्तान से ईस्ट पंजाब मतलब इंडिया में आ गए। इंडिया का जो पंजाब है वहां पे आ गए। ये मेनली हिंदूज और सिख्स थे। उसके बाद दिल्ली बिकेम सिटी ऑफ रेफ्यूजीज, नियरली 5 लाख पीपल टुक रिफ्यूज देयर। मतलब दिल्ली जो थी वो सिटी ऑफ रेफ्यूजीज बन गई। सारे के सारे लोग जो भाग के आ रहे थे वो कहां पे बसने लगे, वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने रेफ्यूज लिया। तो बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि दिल्ली सेंटर में था, पूरे देश के सेंटर में था, तो यहां पे ये लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। आज भी दिल्ली में आपको कई सारे रेफ्यूजी देखने को मिलेंगे। तो जो लोग इस वॉर से अफेक्ट हुए थे, जो लोग क्या बोलते, जिन लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा था वो दिल्ली में आ गए और यहाँ पे 5 लाख के आसपास लोगों ने यहाँ पे रेफ्यूज लिया। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बन गई। एक इंडिया एक सेक्युलर
कंट्री थी पहले से, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एक कम्युनल कंट्री रखा, कहा कि हम इस्लामिक कंट्री हैं। तो एक सेक्युलर कंट्री होना, मतलब भारत जैसी सेक्युलर कंट्री के अंदर इस तरीके से लोगों का वायलेशन होना ह्यूमन राइट्स का, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। पाकिस्तान ने तो पहले से कह दिया था कि हम इस्लामिक स्टेट हैं, लेकिन सेक्युलर कंट्री जैसे इंडिया, जहां पे हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, रिलीजन के नाम पे हर किसी को फ्रीडम दी जाती है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि सेक्युलर कंट्री होने के नाते, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते लोगों के बुरे तरीके से राइट्स वायलेट हो रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं, partition not only created gap and suspicion between Hindu and Muslims in both countries but also within the states of both countries। ये जो पार्टीशन हुई, इससे एक नफरत फैल गई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच। पाकिस्तान के मुस्लिम और हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच एक नफरत फैल गई। उस पार्टीशन से जो है दो कम्युनिटीज के बीच नफरत फैल गई, और ये जो नफरत, ये जो गैप फैला, ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच नहीं फैला, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों के अंदर नफरत पैदा हो गई। पाकिस्तान और हिंदूज के बीच नफरत पैदा हो गई। हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये नफरत बढ़ती गई, सस्पिशन बढ़ती रही, ये जो क्या बोलते गैप था ये बढ़ता गया। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा था, वहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच हेटरनेस बढ़ गई थी, गैप बढ़ गया था, सस्पिशन बढ़ गई थी, शक बढ़ गया था। उसके बाद 7 इसमें आता है वॉस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और खास करके बुरे तरीके से जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है ना, वो महिलाओं की हुई है। जिस तरीके से महिलाओं को रेप कर दिया गया, महिलाओं को एब्डक्ट कर दिया गया। हमारे पास एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाखों महिलाओं को उस वक्त रेप कर दिया, उनके साथ जो है उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, उनके साथ गलत किया गया। और हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन बुरा प्रभाव जो है वो औरतों के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है। रेफ्यूजीज के ऊपर भी, रेफ्यूजीज के जो वायलेशन हुई राइट्स की, वो भी एक वर्स्ट वायलेशन थी। रेफ्यूजीज के राइट्स पूरे तरीके से जो थे वो वायलेट हो गए, पूरी की पूरी उनकी उल्लंघना हुई। रेफ्यूजीज के राइट्स अब तक वायलेट हो रहे हैं। मतलब वो लोग जो अपने अच्छे अच्छे घर छोड़ के भाग गए थे, वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गए थे, आज तक वो लोग भटक रहे हैं। ना हिंदुस्तान वाले उनको अपने नागरिक मानते हैं, ना पाकिस्तान के लोग उनको अपने नागरिक मानते हैं, ना बांग्लादेश के लोग उनको अपना नागरिक मानते हैं। रेफ्यूजीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज और घर छोड़ के उस वक्त भागे थे। आज भी उन लोगों को कहीं पे पनाह नहीं दी जा रही है, कंप्लीट सिटिजन उनको नहीं माना जाता है। आज भी उन लोगों के पास अधिकार नहीं है, आज भी उन लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो रेफ्यूजीज की कंडीशन जो है वो वर्सन हो गई, और रेफ्यूजीज के ऊपर वर्स्ट वायलेशन हुआ रेफ्यूजीज का, ह्यूमन राइट्स का। उसके बाद की आगे लेगेसी क्या रही, तो हम देखते हैं कि पार्टीशन हो गई, ठीक है, लेकिन कश्मीर में आज तक लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही हैं। वो जो कश्मीर का मुद्दा था, वो आज तक जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में पनप रहा है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान का कश्मीर तो है ही, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारा कश्मीर है। तो जिस तरीके से कश्मीर के अंदर हर रोज लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को जिस तरीके से उनकी सिलेक्टिव किलिंग हुई, कश्मीरी पंडित्स को भगा दिया गया, मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स वहां पे वायलेट हुए, हर एक मजहब के लोगों के वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, सिलेक्टिव किलिंग की गई, सारे के सारे लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। कश्मीर आज भी जो है वो एक ऐसा जोन है जहां पे रोज लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। आपस्पा जैसे एक्ट वहां पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, और लोगों के राइट्स आज भी वहां पे वायलेट हो रहे हैं। मैं किसी मजहब और जाति की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी के राइट्स वहां पे वायलेट हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो मुस्लिम हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 5 था, किसके अंदर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 5 के अंदर आता था फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। वायलेशन हो गई आर्टिकल 5 की, मतलब कि जिस तरीके से टॉर्चर किया गया लोगों को पार्टीशन के दौरान, उस हम देखते हैं कि आर्टिकल 5 की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 5 है, उसकी पूरी तरीके से उल्लंघना हो गई। आर्टिकल 9 के अंदर आता है कि फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट और एग्जाइल। आर्टिकल 9 में आता है कि आपका आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, मनमानी से आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, आपको जेल में नहीं डाला जा सकता है, लेकिन पार्टीशन में तो वो खूब हमें देखने को मिला। आर्टिकल 14 में आता है कि आपके पास अधिकार है कि परसिक्यूशन के दौरान आप किसी दूसरे देश में पॉलिटिकल या फिर अजाइलम हासिल कर सकते हो। अगर आपको आपके देश से भगा दिया जाता है तो आप किसी दूसरे देश में जो है वो अजाइलम ले सकते हो, वहां के नागरिक बन सकते हो, वहां पे पनाह ले सकते हो। लेकिन कहां मिली
बना, रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम आज भी इतनी है। तो ये जो अलग अलग आर्टिकल्स थे, चाहे आर्टिकल 5 हो, 9 हो, 14 हो, 15 हो, 22 हो, 25 हो, इन राइट्स की, इन आर्टिकल्स की पूरे तरीके से वायलेशन हुई थी, ह्यूमन राइट्स की पूरे तरीके से वायलेशन हुई थी। ये जो पेनफुल इवेंट था, ये जो इवेंट था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिसने ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर दिया, जिसका लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ा, जिसमें महिलाओं को रेप कर दिया गया, जिसमें लोगों के राइट्स को वायलेट कर दिया गया, जिसमें लोगों की बुरे तरीके से एक्सप्लॉइटेशन की गई, इस इवेंट को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और यहां पे जिस तरीके से वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की, इसको भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से इंडिया में पार्टीशन हुई, उसके कॉजेज क्या थे और किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। आज भी हमारे सामने मतलब हमें देखने को मिलता है कि वो 1947 का जो मतलब पार्टीशन हुई, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कश्मीर आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। कश्मीर के अंदर आए दिन लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जो कि इंसानियत के लिए एक दुख की बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का वहाँ पे लिंक दिया होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।